नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन विश्वास और आज हम दूसरी टॉपिक में बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पिछला टॉपिक था हीट रेजिस्टेंस और हीट पंप एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंप्रेशन ऑफ वेपर। ये आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें सबसे पहले हम जो है हमारा जो क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 है दोस्तों। ये चैप्टर 2 है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि किसी भी टॉपिक्स के सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा पेन लें, ये कैसा रहेगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे you need to understand operation सिस्टम। इसमें ये डिफाइन किया गया, टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड फॉल्ट्स ऑफ द सिस्टम यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको अगर जो सिस्टम का जो फॉल्ट है दोस्तों, जो भी एक सिस्टम होता है, जैसे कंप्रेशन को वेपर का कंप्रेशन का जो सिस्टम है, इनका कोई भी तरह का फॉल्ट या उसको समझने के लिए सबसे पहले इनका जो ऑपरेशन साइकिल है, ऑपरेशन है इनका, वो आपको समझना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन को समझे आप इनका फॉल्ट, इसका जो प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई या उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके माध्यम से चलेंगे और ये भी देखेंगे कि इनका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। हम सब इसको आगे पढ़ेंगे। दोस्तों हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसका कंप्रेशन साइकिल कैसा है। इनका इसके इसलिए हम इनका डायग्राम से भी समझेंगे। TS and PH डायग्राम के माध्यम से इनको हम समझेंगे। और डायग्राम तो मैंने पहले आपके लिए बना दिया था, तो फिर भी हम शॉर्ट में एक डायग्राम भी बना लेंगे ताकि आपको समझने में इजी हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम के साथ में पेज डायग्राम को भी समझने का मौका मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम चलते हैं। दोस्तों अभी हमारा टॉपिक है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हम लिख लेते हैं दोस्तों टॉपिक का नाम।
ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। हम यूज़ करेंगे ग्रीन। ओके दोस्तों, तो हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। दोस्तों 4 कंपोनेंट जो हमने पहले भी देखा था, मेरे हिसाब से डायग्राम यहाँ बनाए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें डायग्राम के साथ में पीएच डायग्राम और पीएच और टीएस डायग्राम भी आपको दर्शाना पड़ेगा। तो इसी के लिए डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो बस सिंपल में बनाते हैं, ऐसे 4 बना लेते हैं, जैसे कि आप पहले भी देखा था 4 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ऐसे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दोस्तों ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे रहेगा और ये कुछ ऐसे होगा। तो ये एक साइकिल है दोस्तों, ये एक साइकिल है, ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा कंप्रेशर हो गया। ठीक है, लिख देते हैं, मैं साइड में एक ब्लू पेन से लिख देता हूँ। ओके, कंप्रेशर ये हो गया। कंडेंसर ये हो गया हमारा। एक्सपैंडर और ये हो गया हमारा इवापोरेटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 4 कंपोनेंट है। हमारा जो साइकिल है वो 4 साइकिल है इसमें दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, हमने इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पहले ही आपको पिछले जो हमारा जो वीडियो था उनमें मैंने आपको समझा दिया है। तो इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट इनको समझाने में नहीं करूँगा, बल्कि हमारा जो पी एच डायग्राम और पी एच डायग्राम एंड टी एस डायग्राम, ये दोनों का जो डायग्राम है वो कैसे मतलब रिएक्ट करता है, कितने प्रेशर में, क्या मतलब इनका जो प्रोसेस होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम इनका प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए हम एक हेडिंग डाल देते हैं, डायग्राम। दोस्तों पहला जो हमारा है वो हमारा बनेगा पी एच और सेकंड बनेगा हमारा टी एस। तो दोस्तों हम यहाँ से कंप्रेशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु होगा वो कुछ यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, इसमें कौन सा कलर, ग्रीन रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसका इसका पॉइंट भी हम यहीं से लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके। दोनों को मैं एक साथ बताने वाला हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में इजी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए, आपको दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि दोनों एक साथ दिखाई देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस जगह पे नहीं बनाया था, यहाँ पे बनाया ताकि आपको दोनों एक साथ दिखाई दे। तो सबसे पहले कंप्रेशर से हम शुरू करते हैं। कंप्रेशर, जब ये कंप्रेस होता है दोस्तों, जब इनका जो मतलब रेफ्रिजरेंट होता है, जो भी इनका रेफ्रिजरेंट है, वो जब कंप्रेस होता है तब ये कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों हम इसका साइकिल कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जब एक लिक्विड या एयर जब यहाँ कंप्रेस होता है, यहाँ पे जो कंप्रेशर है, जब इसमें कंप्रेस होता है दोस्तों, कंप्रेशर की साइन जो है ऐसे होती है, तो मैंने बस गोला कर लिया, ठीक है कोई नहीं,
हम बाद में इसकी जो साइंस तो देख लेंगे। जब ये कंप्रेस होता है दोस्तों, यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम पी एच डायग्राम को जो भी इनका जो वर्किंग फंक्शन है वो देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, पी का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, और एच का मतलब है एंथैल्पी। ठीक है दोस्तों, ये टी का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, और हमारा एस का मतलब होता है एंट्रोपी। ठीक है दोस्तों, हमने इसका फुल फॉर्म तो देख लिया। अब ये कैसे काम करता है, चलिए फाइनली हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं बाकी जो यूट्यूब में आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिलेंगे, जबकि उसमें से कुछ मुझे समझ आती है और कुछ नहीं आती है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसको ध्यान से समझा, इसके डायग्राम्स को समझने की कोशिश की। फाइनली मैं आपको एक ईजी तरीके से, जैसे मैं अपना जो ईजी तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही आपको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रा ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले हम कंप्रेशर से शुरू करेंगे। एक लिक्विड जब कंप्रेस होता है दोस्तों, तब उसका जो उनका जो मतलब प्रेशर है और उसका जो हीट है, टेम्परेचर है, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये सब इंक्रीज हो जाता है। अब सबसे पहले आपको ये क्लियर करना ये बहुत ज़रूरी है कि एंथैल्पी क्या होता है। गाइस एंथैल्पी एक खुद में एक पावर होता है। गाइस देखिए, आपको अलग अलग डेफिनेशन एंथैल्पी के ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको खुद से एक अपना एक शॉर्टकट मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। एंथैल्पी खुद में एक पावर होता है, खुद में एक शक्ति होती है। वो जब बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होता है तब उसे हम एंथैल्पी के रूप से देख सकते हैं। एंट्रोपी कुछ ऐसे ही डिफाइन करती है अपनी लैंग्वेज में। एंट्रोपी का भी कुछ अपने तरीके से ही इनका जो डेफिनेशन है वो सेम ही है, एंथैल्पी की तरह ही है। लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। कंप्रेशर जब कंप्रेस करेगी, तब इनका जो टेम्परेचर है, एंथैल्पी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, एंट्रोपी है, सब इंक्रीज़ होगा दोस्तों, सब के सब इंक्रीज़ होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम प्रेशर एंड एंथैल्पी दोनों को देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जब प्रेशर जब प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एंथैल्पी भी बढ़ेगी दोस्तों। एंथैल्पी जो है ना वो राइट की ओर बढ़ेगी। ये 1 है दोस्तों, ये भी हमारा 1 ही होगा। ये बढ़ेगी, जैसे कि एंथैल्पी आगे की ओर बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ एंथैल्पी नहीं बढ़ेगी दोस्तों, प्रेशर भी बढ़ेगी। तो हम सीधा ऐसे नहीं ले सकते। अगर ऐसे लिए तो प्रेशर नहीं बढ़ रही है, तो हमें कुछ अपने डायग्राम को इस तरीके से लेना पड़ेगा। अब इसमें लग रहा है कि प्रेशर भी बढ़ रहा है और एंथैल्पी भी बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये जब हम टेम्परेचर और एंट्रोपी में देखते हैं, तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन एंट्रोपी इसमें नहीं बढ़ेगी दोस्तों। एंट्रोपी इसमें नहीं बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे ऊपर की ओर ले रहे हैं ऐसे, क्योंकि इसमें एंट्रोपी नहीं बढ़ रही है दोस्तों, सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। ये टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट हो गया। अब ये बिंदु में हमारा हो जाएगा सेकंड। सेकंड, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। ये हमारा पहला प्रोसेस जी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। जब हमारा कंडेंसर, ये कंप्रेशर से कंडेंसर में गया, अब कंडेंसर क्या हीट को रिमूव करेगा। ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वो हीट को रिमूव करने के लिए हो रहा है। तो हीट को जब रिमूव होगा तो ऑटोमेटिकली हीट और ये जो एंथैल्पी होता है वो भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, और लेकिन एंथैल्पी भी कम होगा। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ हमें समझने की, जो मैंने पहले भी बताया था, ये जो कंडेंसर है ये प्रेशर को कम नहीं करती है दोस्तों। प्रेशर वो ही रहेगा जो पहले था, प्रेशर वो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो और एंथैल्पी कम हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले हम पहला डायग्राम को देखते हैं। इनका जो प्रेशर है
इनका जो प्रेशर है वो कम नहीं होगा दोस्तों, लेकिन एंथैल्पी जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब वही जगह अगर हम देखेंगे एंट्रोपी की ओर, तो एंट्रोपी में जो है दोस्तों टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कम होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें कंडेंसर में टेम्परेचर कम होगा, लेकिन दोस्तों ये सब कूल होता है, कम्प्लीटली कूल नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए हम इसको कम्प्लीटली, इसको हम ज़ीरो में नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इसको, इसका जो टेम्परेचर है वो एकदम ज़ीरो में नहीं हो सकता है दोस्तों। ये जस्ट हल्का आधा कम होगा, ऐसे आधे से भी कम, इतना। ठीक है दोस्तों, इतना सा कम होगा, और बाकी जो टेम्परेचर है वो इस तरीके से ही हो जाएगा। 3 देखा दोस्तों। हाँ, तो हम अभी 3 से 4 की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए एक्सपेंडर। एक्सपेंडर क्या काम करता है दोस्तों? ये जो प्रेशर है वो रिलीज़ करता है एक्सपेंडर। एक्सपेंडर जो है एक प्रेशर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट सप्लाई भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका जो एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन दोस्तों मैंने पहले भी एक बार समझा दिया था, देख लीजिए। ये हमारा पिस्टन है, ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड। ये जब पीछे की तरफ मूव करती है दोस्तों, तब इसका जो प्रेशर है, प्रेशर P, तब ये प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। ये देखिए, प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों, मतलब ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो फिलहाल इसमें ज़ीरो ही हो रहा है। ठीक है, तो हम 3 से 4 की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए हमारा 3, ये हमारा 4, 3 से 4 की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें फ़िलहाल प्रेशर जो है वो एकदम से ज़ीरो हो जा रहा है। ये देखिए, देख पा रहे हैं? ये देखिए, प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, प्रेशर कम्प्लीटली कम हो गया, और एंट्रोपी जो ये जो है यहीं पे। ओके, तो आगे वाला ये एंट्रोपी को भी देखते हैं एक बार। 3 to 4, ये 4 है, ये 4 है, और ये भी 4 हो जाएगा वैसे। ओके, ये कहाँ में जाता है वो देखेंगे। तो टेम्परेचर और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस आएगा जब 3 to 4 में जा रहा है, तो एक्सपेंडर। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये टेम्परेचर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि टेम्परेचर ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसका जो एंट्रोपी है वो हल्का सा बढ़ जाएगा दोस्तों। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन नहीं बढ़ के वो हल्का सा ऐसे डायरेक्शन बढ़ा। ये नंबर 4, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब 4 to 1 का प्रोसेस हम बताते हैं आपको कैसे काम करता है। 4 to 1 के बीच में ये आपको मिलेगा एवापोरेटर। एवापोरेटर जो हीट एडिशन करता है, और इनका जो भी मतलब इनका जो लिक्विड या रिफ्रिजरेंट होता है उनको एवापोरेट करने में हेल्प करती है। ये एक्चुअली हमारा पहला प्रोसेस होता है जब एवापोरेटर में जाती है, 4 to 1 में जाती है। देखिए, देखा दोस्तों, 1 to 2 ये पहला प्रोसेस है, ये सबसे लास्ट प्रोसेस है, जबकि इसमें कभी कभी पहला प्रोसेस को भी डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, तो इसमें जो है हीट एडिशन होता है दोस्तों, देख सकते हैं हीट एडिशन होता है इसमें, क्योंकि हीट एडिशन होता है तभी तो एवापोरेट होगा। और एवापोरेट जब होता है तब हीट का ये जो एंथैल्पी है वो बढ़ती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एंथैल्पी बढ़ रही है, जबकि इसमें कोई प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ आपको एंथैल्पी बढ़ती हुई दिख रही है। जबकि इसमें भी आपको एंट्रोपी इसमें बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। अब एंथैल्पी को देखिए दोस्तों, ये हमारा एंथैल्पी है, एंथैल्पी है, सॉरी ये एंट्रोपी है, ये एंथैल्पी है। एंथैल्पी बढ़ा, देखिए एंथैल्पी भी बढ़ा, और यहाँ पे एंट्रोपी भी बढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वेपर कंप्रेशन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक टॉपिक बन गया। दोस्तों मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आपके दिमाग में बहुत तरह की जो डाउट्स हैं वो घूम रही होंगी, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि मैं इसको कुछ ऐसे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको इजी लगे, समझ में जल्दी आए।
अब आपकी जो भी मतलब जो भी मतलब डाउट्स है आप कमेंट में नीचे कर सकते हैं। मैं उनकी जो मतलब इनका जो आपको आंसर है वो जल्द से जल्द इसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और अगर इनका आंसर अगर बहुत ज़्यादा समझाना पड़े तो मैं इनके रिगार्डिंग अलग से एक प्लेलिस्ट में डाउट्स क्लियर करके एक प्लेलिस्ट खोल के आपके लिए अलग से डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये जो डायग्राम किसका है। ये प्रेशर डायग्राम, ये है पीएच डायग्राम वर्सेस टीएस डायग्राम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ मैंने नहीं बताया दोस्तों, यहाँ पे जो है ना एक कर्व भी बनेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसका जो कर्व है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो कर्व है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ प्रोसेस है वो जाननी पड़ेगी। देखिए, ये जो प्रोसेस है कंप्रेसर का, कंडेंसर का, एक्सपेंडर का और एवापोरेटर का, ये प्रोसेस में हमने एक चीज़ नहीं जाना, वो है हमारा जो इसका प्रोसेस यूज़ होता है वो प्रोसेस। इनका जो प्रोसेस है हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। चलिए, ये जो हमारा प्रोसेस है वो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रोसेस था वो है कंडेंसर का। और ये जो प्रोसेस है कंडेंसर का, इसको ये पहला प्रोसेस सॉरी कंप्रेशर का जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस को हम लोग क्या नाम से देखते हैं। देखिए, प्रोसेस वन। अब प्रोसेस वन क्या है, देखिए प्रोसेस वन को कहते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। प्रोसेस वन को कहते हैं दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वन टू टू जो कंप्रेसर है, इसमें हम यूज़ करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर को। अब हम देखेंगे कि टू टू थ्री का जो प्रोसेस है इसमें यूज़ किया गया है, वो जो प्रोसेस है वो क्या है। चलिए देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है। अब देखते हैं प्रोसेस टू। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस टू में हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये प्रोसेस जो है हम यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रोसेस की ओर।
थर्ड प्रोसेस दोस्तों क्या है, जैसा प्रोसेस वन मतलब 1 to 2 प्रोसेस। अब प्रोसेस टू का मतलब है 2 to 3। अब प्रोसेस थ्री का मतलब है प्रोसेस 3 to 4, कुछ ऐसा है दोस्तों। तो हम जो प्रोसेस थ्री है वो एक्सपेंडर में यूज़ करते हैं दोस्तों, एक्सपेंडर। तो एक्सपेंडर में हम जब यूज़ करते हैं वो प्रोसेस का नाम है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, जिसको हम थ्रोटलिंग के नाम से भी जानते हैं, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो है प्रोसेस 4। ये 4 to 1 हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये जो एवापोरेटर है दोस्तों, ये एवापोरेटर की बात चल रही है यहाँ पे, एवापोरेटर की बात। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। दोस्तों ये जो चार प्रोसेस है दोस्तों, ये कम्प्लीटली हमारा जो पिछला जो प्रोसेस है इससे लिंक्ड है। अब कैसे लिंक्ड है ये देखिए, मैं बार बार अल्टी पल्टी नहीं करूँगा, अब मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कंप्रेशर में हमारा क्या था, 1 to 2 में हमारा क्या था, कंप्रेशर में था रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। दोस्तों ये जो कंप्रेस होता है वो रिवर्सिबली होता है, इसीलिए ये जो प्रोसेस का नाम है रिवर्सली एडियाबैटिक कंप्रेशन। सेकेंड दोस्तों ये जो कंडेंसर है दोस्तों, ये देखिए, ये कंडेंसर का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कांस्टेंट प्रेशर में ये हीट को रिजेक्ट करती है। इसका जो प्रेशर है इसमें कोई तरह का चेंजेस नहीं होता है, ये कॉन्स्टेंटली अपनी हीट को जो है वो रिजेक्ट करती जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे थर्ड नंबर की ओर, 3 to 4 एक्सपैंडर। 3 to 4 में एक्सपैंडर में क्या बताया गया है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन थ्रोटलिंग के माध्यम से। दोस्तों थ्रोटल वेव एक ऐसा एक वेल्व है जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा फ़ायदे हैं दोस्तों। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हम थ्रोटल वेव क्यों यूज़ करते हैं, जबकि हम एक्सपेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंडर में ऐसी बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें थ्रोटल वेव यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों हम आगे जानेंगे। तो 3 to 4 में हमारा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, प्रोसेस का नाम इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, जिसके हम थ्रोटलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 4 to 1 की ओर। तो गाइस दोस्तों 4 to 1 में जो एवापोरेटर का जो फंक्शन है, इसमें हम जो अपना प्रोसेस या हमारा जो प्रोसेस यूज़ होता है, जो प्रोसेस उनका नाम है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर में हीट को ऐड करता है, जबकि इसकी ऑपोजिट में अगर देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर में हीट को जो है वो रिजेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनकी जो डाउट है आपकी जो क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमारी इस टॉपिक से जुड़ी कुछ अहम सवाल जो है वो आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए हमारे पास कुछ सवाल है। तो चलिए हम कुछ सवाल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हम
इस जगह पे हम इस जगह पे एक्सपेंडर को क्यों यूज़ करते हैं जबकि थ्रोटल वेल को क्यों यूज़ नहीं करते, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैं आपको पहला रीज़न बता रहा हूँ थ्रोटल वेल का। ये देखिए, ये हमारा हो गया थ्रोटल वेल। ओके, तो एक्सपेंडर में ऐसी क्या चीज़ है जो थ्रोटल में नहीं है, और थ्रोटल में क्या चीज़ है जो एक्सपेंडर में नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले थ्रोटल थ्रोटल वेव की बात कर रहा हूँ। इस एक तरफ थ्रोटल वेव कर देते हैं और एक तरफ एक्सपेंडर कर देते हैं। एक्सपेंडर इजी होगा दोस्तों समझने के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये चीप है दोस्तों, एंड सिंपल है। चीप एंड सिंपल। स्मॉल स्पेस रिक्वायरमेंट, स्पेस का जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो बहुत ही कम है, इज लेस। ये देखिए, स्पेस रिक्वायरमेंट इज लेस। एक्सपेंडर में देखते हैं, पूरा ऑपोजिट है। ये चीप नहीं है, कॉस्ट इज मोर, कॉस्ट इज मोर देन थ्रोटल, बिग इन साइज। हम यहाँ पे लार्ज यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली लार्ज इन साइज। ओके, लार्ज। ओके, स्पेस रिक्वायरमेंट इज मोर, इज मोर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कुछ बेसिक्स था थ्रोटल को हम क्यों यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, नो मूविंग पार्ट्स। यहाँ पे मूविंग पार्ट्स यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, ये है हमारा कुछ बेसिक सा डिफरेंस। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। दोस्तों समझने की बात कुछ ऐसी है कि इस थ्रोटल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो वर्क होता है वो ज़ीरो होता है वाइल थ्रोटलिंग। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब थ्रोटलिंग होता है, जब इसका काम चलता है, तब हमें वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्क इज़ ज़ीरो वाइल थ्रोटलिंग, ये बहुत ज़रूरी है, जबकि एक्सपेंडर में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर हम एक्सपेंडर को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से कुछ इसका सोल्यूशन मिलेगा। इफ वी यूज एक्सपेंडर, if we use expander, it develops a positive work, it develop दोस्तों इसमें लिखा है
कि इफ़ यू यूज़ द एक्सपेंडर इट डेवलप पॉजिटिव वर्क बट ड्यू टू लिक्विड एक्सपेंशन द वर्क डेवलप्ड विल बी स्मॉल। दोस्तों इसमें जो वर्क डेवलप होता है वो कम होता है, क्योंकि जब लिक्विड एक्सपेंशन होता है तब ये जो एक्सपेंडर है, इसमें हम एक्सपेंडर, ये एक्सपेंडर के लिए दोस्तों, एक्सपेंडर के लिए है, तो जब लिक्विड का जो काम चलता है इसमें, तब इसमें जो वर्क डेवलप होता है वो बहुत ही कम होता है दोस्तों। इसीलिए हम एक्सपेंडर को हम निगलेक्ट करके हम थ्रोटल वेल्व का यूज़ करते हैं। लेकिन हम अगर देखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हम देखेंगे कि एक्सपेंडर एक कंप्रेशर, एक एक्सपेंडर जो है दोस्तों, ये जो है एक कंप्रेशर की तरह है दोस्तों, जबकि एक्सपेंडर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स ये है कि ये जगह ज़्यादा लेता है, इसकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, नॉइसी है बहुत ज़्यादा, और इसकी मेंटेनेंस ट्रबल एक बहुत बड़ी एक समस्या है। मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा इसमें पैसा खर्चा होता है, इसके लिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हम डायरेक्टली हम थ्रोटल वेल्व को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आगे सिर्फ पढ़ेंगे तो काफ़ी नहीं, हमें क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें अक्सर पूछी जाती है एक आईएएस के एग्ज़ाम में, एसएससी जेईई में, सीएसएल में। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम थोड़ी सी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो हमें पूछा जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं आपको पूछ लेता हूँ सिंपल में, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्वेश्चन 1, in refrigeration cycle in refrigeration cycle which component is used to reject heat। ये देखिए दोस्तों, एक एक दो तीन चार, ये चार कंपोनेंट है हमारे पास ये चार कंपोनेंट है, और इस चार कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट हमें हीट रिजेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो आप पहले बताइए कौन सा, आप कमेंट में कमेंट करिए कौन सा आपको सही लगे, बताइए। जी हमारा आंसर है कंडेंसर। कंडेंसर ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्रेशर को कम नहीं करती है, लेकिन हीट को कम कर देती है, टेम्परेचर को कम करती है, कम्प्लीटली कूल नहीं करती है, ये सब कूल करती है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which component which component which component is used to supply heat। बताइए,
in refrigeration system, sorry, in refrigeration system which component is used to supply heat? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जो आंसर है वो एवापोरेटर है, क्योंकि एवापोरेटर ही ऐसा एक कंपोनेंट है जो हीट को सप्लाई करता है और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उनको जो है एवापोरेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एवापोरेटर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है द एक्सपेंशन प्रोसेस इज द थ्रोटलिंग डिवाइस ऑफ ए वेपर कंप्रेशन साइकिल इज डैश। बताइए। ये हम सबको पता है कि हम थ्रोटलिंग जो डिवाइस है उसको हम एक्सपेंशन में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है? चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, दोस्तों ये हमारे पास चार ऑप्शन है, आप इसमें से चूज़ करिए। जी हमारा राइट ऑप्शन है आइसेंथेटिक प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताइए दोस्तों। Which of the following refrigerant characteristics charge constantly during the cooling cycle? एसएससी जेई में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। और CSL इसमें 2018 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों जो कॉन्स्टेंटली यूज़ किया जाता है कूलिंग साइकिल के टाइम पे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर पसंद है या चार में से चूज़ करने वाला पसंद है, ये कमेंट कर दीजिए। तो अगली बार से जब हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे तो आपको चार ऑप्शन देंगे, तभी पूछेंगे कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम कुछ इफ़ेक्ट को, ये जो हमारा जो प्रोसेस है इसकी जो कुछ अहम इफ़ेक्ट है वो हम जानेंगे। इसमें बात कुछ ऐसा, जो इफ़ेक्ट है दोस्तों, ये इफ़ेक्ट में कुछ ऐसा है कि अगर इवापोरेटर प्रेशर कम होगा तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इवापोरेटर का जो प्रेशर है, तो जिसमें यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ये जो इवापोरेटर है इनका जो प्रेशर है वो कम होगा तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन पे। सबसे पहला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला है डिक्रीज इन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। दूसरा हो गया इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम और सक्शन। ठीक है दोस्तों। थर्ड हो गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सबसे पहला पॉइंट हमारा है डिक्रीज इन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। जब हमारा हमारा टॉपिक ही है कुछ डिक्रीज इन एवापोरेटर प्रेशर। जब एवापोरेटर प्रेशर में जो इसका जो प्रेशर होता है, एवापोरेटर में जब प्रेशर होता है वो कम हो जाता है दोस्तों, तब ऑटोमेटिकली इसका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेशर नहीं रहेगा तब उसमें कूलिंग का जो मात्रा है वो रेफ्रिजरेटर में बहुत कम मात्रा में आएगी। तो ऐसे में हमारा जो डिक्रीज़ जो हो रहा है रेफ्रिजरेटिंग में, जो डिक्रीज़ हो रहा है इफेक्ट, वो ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। जब इसमें और एक चीज़ है दोस्तों, सक्शन की जो मात्रा है ना दोस्तों, ये जो हमारा जो एवापोरेटर है उसे सक्शन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में अगर मिलेगी नहीं अपना प्रेशर, तो जब डिक्रीज़ हो जाएगी प्रेशर एवापोरेटर का, तो इसका जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। थर्ड नंबर लेते हैं। इसमें डिक्रीजिंग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर रेशियो। क्योंकि दोस्तों जब हमारा जो प्रेशर है, अगर जो हमारा जो प्रेशर है वो कहीं और, जैसे कि ये देखिए दोस्तों एक्सपेंडर या कंडेंसर, इसे कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे कहीं में उनका जो प्रेशर है, जो कंप्रेसर जो भी प्रेस कर रहा है, उनकी जो प्रेशर है वो यहाँ या यहाँ पे वो अटक जा रही है। तो अटकने के कारण यहाँ पे प्रेशर नहीं पहुँच पा रही है। तो जब यहाँ या यहाँ पे जब प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये जो कंप्रेसर है ये अपना पंप वर्क कर रही है उतनी ही मात्रा में जितना वो पहले कर रही थी, लेकिन जब ये करेगी तो ये हो नहीं पाएगा, कंप्रेसर पूरी मात्रा में हो नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि क्योंकि जो एयर है वो अटक जा रही है, इसलिए डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। इसके जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा कंप्रेसर का, क्योंकि इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो। डायग्राम से देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कंप्रेसर है, ये एक पिस्टन है, इसको कंप्रेस कर रही है, ठीक है। जब ये जो एयर है वो सपोज ऐसे इसमें कंडेंसर में जा रही है एयर, कंडेंसर, ये कंडेंसर मान लेते हैं इसको। जब ये एयर यहाँ पे अटक जाएगी, यहाँ पे कम्प्लीटली अटक जाएगी, या बहुत ही कम मात्रा में एयर अंटर हो पाएगी शायद कोई रीज़न की वजह से, तब ये जो पुश है, ये जो पुश है ये कर रही है, लेकिन वो पूरी मात्रा में पुश नहीं हो पाएगी दोस्तों, पूरी मात्रा में ये जो पुश है वो नहीं हो पाएगी। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एयर जो अटक रहा है और ये नहीं हो पा रही, इसीलिए इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, प्रेशर है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे ये कर नहीं पा रही है, लेकिन हमारा जो एफिशिएंसी है ना कंप्रेसर का वो भी घट रही है, क्योंकि ये पुश कर रही है, यहाँ से नहीं जा रही है, इसका एफिशिएंसी नहीं मिल पा रहा है और इसमें कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। थर्ड है हमारा इंक्रीज इन प्रेशर वर्क, हमारा प्रेशर वर्क वो भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा लगेगा प्रेशर वर्क, जितना ज़्यादा ब्लॉक होगा उतना ज़्यादा प्रेशर वर्क ज़्यादा पड़ेगा। ये है हमारा इफेक्ट। चलिए हम सेकेंड इफेक्ट में चलते हैं। दोस्तों मैं बार बार सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेम इफेक्ट वाला ही है, तो इफेक्ट अभी अब जो इफेक्ट चेंज होगा, इफेक्ट ऑफ कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज ऑफ कंडेंसर प्रेशर। अगर कंडेंसर में अगर हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे।
सबसे पहला जो सेम होगा वो होगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी डिक्रीज्ड। जब आप समझ सकते हैं, जब कंडेंसर, मैंने बताया था आपको 4 कंपोनेंट होता है। ये हमारा कंप्रेशर हो गया, ये हमारा कंडेंसर। तो कंडेंसर यहाँ पे बोल रहा है इफेक्ट जो है वो ऐसा हो रहा है कि इंक्रीज हो जा रहा है कंडेंसर प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ इंक्रीज हो गया। ऑफ कोर्स अगर यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब रेफ्रिजरेंट है वो पास नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ पे अटक रहा है। जब कुछ भी ऐसे अटकता है तो ऑफ कोर्स ये जब जाएगी नहीं तो ये जो एवापोरेट भी नहीं हो पाएगा, ना ही एक्सपेंड हो पाएगा ठीक से। तो ऑफ कोर्स हमारा जो पहला जो हमारा जो समझने की बात है वो है इसका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। फ्रिज या कुछ भी जब उसमें एयर जाएगा ही नहीं तो उसका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो नहीं रहेगा। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेम है दोस्तों, ये भी जो पिछला जो इफेक्ट था उसमें यूज़ हुआ था, इफेक्ट डिक्रीज एवापोरेटर प्रेशर में जो यूज़ हुआ था उसमें यूज़ जो हुआ था उसमें भी इसमें भी सेम यूज़ होगा। और इसमें यूज़ होने वाला है इंक्रीज इन कंप्रेशर वर्क। ठीक है दोस्तों, इंक्रीज इन कंप्रेशर वर्क। आप समझ गए हैं ऑफ कोर्स, पिछला में मैंने समझा दिया था इसको, कंप्रेशर वर्क में इंक्रीज हो रहा है। चलिए थर्ड नंबर। यह डिक्रीज्ड है दोस्तों, डिक्रीज्ड। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर इज टू बी डिक्रीज्ड। इसका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है दोस्तों ये कम हो जाएगा कंप्रेशर का। ये देखिए, देख पा रहे हैं कंप्रेशर, क्योंकि दोस्तों इसका मीनिंग आपको पता है, जब यहाँ पे अटक जाती है तो ऑफ कोर्स इसका जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगा और इसका जो प्रेशर है वो ही बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग प्रेशर। ये जो है सेम है दोस्तों पिछली टॉपिक की तरह। फिर भी चलिए दोस्तों, फिलहाल ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है यहीं पे, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा देता हूँ, और मैं इस बार आपको ऑप्शन दे दूंगा दोस्तों। आप ऑप्शन से आप चूज़ करना कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चंस होंगी ये कुछ होगी जो हमने अभी आपको डाउट्स जो भी है क्लियर किया और जो भी हमने एक्सप्लेन किया उनके अनुसार कुछ क्वेश्चंस होगी, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो
इस चैप्टर से जुड़ी हुई है, लेकिन हमने उसका एक्सप्लेन नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, मतलब इस क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 1, चूज। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको चूज़ करना होगा। जो लिक्विड का स्टेट होता है, मतलब लिक्विड जैसे बहुत तरह का स्टेट होता है, वेट, ड्राई, सब कोल्ड, कोल्ड, सैचुरेटेड लिक्विड। तो दोस्तों, ये जो लिक्विड कूल है दोस्तों, ये जो आपको ये जो 4 स्टेट में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि एक्सपेंशन के बाद जो हमारा प्रोसेस है उसमें एक्सपेंशन के बाद कंप्रेशन सिस्टम में, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एक्सपेंशन के बाद आपका पास जो स्टेट होता है वो इस चारों में से कौन सा होता है, आप चूज़ करिए। ओके, तो आपने कमेंट कर दिया नीचे, क्योंकि मैं सबका कमेंट चेक करने वाला हूँ। तो नो चीटिंग, ऐसा नहीं कि मेरे आंसर बोलने के बाद आप कमेंट कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, प्लीज़ ऐसे मत करना। राइट आंसर है हमारा वेट वेपर। वेट वेपर हमारा राइट आंसर है। अब इसका जो रीज़न है वो देखते हैं। वेट वेपर क्यों है दोस्तों, आप पहले अपना गेस कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको वेट वेपर क्यों है। क्योंकि दोस्तों, मैं सब कुछ बता दूंगा और आप अगर अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप पहले सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि मेरा आंसर आपके आंसर मैच कर जाए, और हो सकता है या थोड़ा सा रिलेटेड हो जाए, लेकिन कुछ तो होगा। दैट इज़ माई अचीवमेंट। अगर आप खुद से थोड़ा सा सोच सकते हैं तो आंसर। तो दोस्तों, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ।
दोस्तों जब हम कंप्रेस करते हैं तो इतना ज़्यादा हीट बढ़ जाता है, उसका हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हीट कम करने के लिए हम कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने बना के रखा था। कंप्रेसर में हीट होता है, कंडेंसर में कंडेंस होता है, मतलब जो हीट होता है वो निकल जाता है, और एक्सपेंशन में हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे सब कूल होता है दोस्तों, आधे ही कूल होता है, आधा जिसको वेपर ही होता है उसका। तो वेपर सब कूल मतलब वेपर जो है इसमें जाता है, तो इसमें जो है प्रेशर रिलीज होता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ हद तक वैसे ही होता है। उसका जो वेपर है वो वेपर ही यहाँ से ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, यहाँ से। ये एवापोरेटर है, एवापोरेटर, तो यहाँ से ये ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसको हम वेट वेपर कहते हैं, वेट वेपर। ठीक है दोस्तों, ड्राई नहीं होगा दोस्तों, ये ड्राई यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, वेट वेपर इसका आंसर होगा। अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये अब दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये चार कंपोनेंट है हमारे पास। ये चार कंपोनेंट में एक ऐसा एक जगह है जहाँ पे जिसके बाद में यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ और यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है एक ऑयल सेपरेटर हम यूज़ करते हैं, ऑयल सेपरेटर। तो आपको बताना ये है, भले ही इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको करना चाहता हूँ और करने वाला हूँ। तो आप ये बताइए कि ये चारों जगह में से कहाँ पे आपको ऑयल सेपरेटर यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन हमको IAS में 2006 में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया ये IAS 2002 में पूछा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आगे ये पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। ऑयल सेपरेटर इज यूज्ड। बताइए। जी मैं इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको करवा रहा हूँ। जिसका आंसर है बिटवीन कंप्रेशर एंड कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपको IAS 2016 सॉरी 6 में, IAS 2006। ये दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत मिलेगी आपको, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है वही आपको करा रहा हूँ।
बताइए दोस्तों, हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है दोस्तों, वो सुपर हीटेड है। चार में से किस कंपोनेंट, हमारे पास चार कंपोनेंट है यहाँ पे, चारों में से किस कंपोनेंट के एंट्रेंस में हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो कंप्लीटली सुपर हीटेड होगा? बताइए। दोस्तों करेक्ट आंसर है कंडेंसर। कंडेंसर इसलिए दोस्तों क्योंकि कंप्रेशर जो है, जब कंप्रेस करती है किसी चीज़ को, किसी वेपर को कंप्रेस करती है, तो इसका जो हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ये सुपर हीटेड बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इस चारों में से कोई एक कंपोनेंट को आपको हटाना पड़ेगा। ये है एक्सपेंडर, एवापोरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देख लीजिए, ये चार आपके पास ये चार कंपोनेंट हैं और इस चार कंपोनेंट में से आपको एक हटाना होगा। तो ऐसा एक कंपोनेंट बोलिए जो नॉन एसेंशियल है। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर है, आप कमेंट कर दीजिए, पहले मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट कर दीजिए नीचे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अभी आपको बस बताना होगा कि कौन सा इसमें कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है वो है कंप्रेशर। क्योंकि दोस्तों कंप्रेशर राइट आंसर इसलिए है क्योंकि हम कंप्रेशर की जगह दूसरे और भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा क्या कंपोनेंट है जो इसके जगह पे काम करेगा। जी, इसका जो आंसर है वो है कुछ ऐसे कंपोनेंट जैसे कि इसका आप देख सकते हैं कि एक अब्जॉर्प्शन साइकिल होता है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे दोस्तों। अब्जॉर्प्शन साइकिल में जो है हम कंप्रेशर की जगह पे हम यूज़ करते हैं जनरेशन अब्जॉर्बर एंड पंप, ये हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम इस चीज़ को ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी। अब बस इस जान लीजिए कि हम कंप्रेशर ये एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। ठीक है,
कंप्रेशर जो है एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। सॉरी, मैंने शायद पहले कहा कि एसेंशियल पार्ट कंप्रेशर, लेकिन कंप्रेशर एसेंशियल पार्ट नहीं है। बाकी जो दो पार्ट जो हमारा जो और बाकी जो दो पार्ट है वो कम्प्लीटली एसेंशियल है, जैसे कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस, कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो हम कंप्रेशर को एसेंशियल पार्ट में नहीं ले सकते। इसके बदले में मैंने बताया कि हम अब्सॉर्प्शन साइकिल में इसको हम रिप्लेस कर देंगे जनरेशन, अब्सॉर्बर और पंप से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ भी डाउट हो कृपया करके आप कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि थ्रोटल वेल्व क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थ्रोटल वेल्व क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ। आप मुझे बताइए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये पहले के जो क्वेश्चन है, जो कंप्रेसर, ये कहाँ यूज़ कर, ये कहाँ आया था, कौन से एग्जाम पे आया था, वो लिख देता हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर बाद लिख दूंगा दोस्तों, फिलहाल रहने देते हैं। पहले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चार ऑप्शन देता हूँ, अब बताइए। reduces system weight।
दोस्तों ये हमारा 4 ऑप्शन है, आपको चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है रिड्यूसेस सिस्टम वेट। ये जो थ्रोटल वेव होता है वो सिस्टम वेट का जो वेट है उसकी रिड्यूस करता है। दोस्तों ये करेक्ट आंसर है, मैं मानता हूँ। सेकंड, इम्प्रूव COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एज कंडेंसर इज स्मॉल, ये है सेकंड। थर्ड होता है द पॉजिटिव वर्क इन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज स्मॉल। और फोर्थ होता है इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन। दोस्तों कॉस्ट रिडक्शन होता है, वेट भी कम होता है, ठीक है दोस्तों। इम्प्रूव COP भी होता है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर ये है दोस्तों। दोस्तों आप पूछोगे कि जब ये चारों के चारों सही है तो आंसर ये कैसे है। दोस्तों इसका आंसर है, करेक्ट आंसर यही है। अब इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये जो पॉजिटिव वर्क डेवलप होता है ना सर दोस्तों, पॉजिटिव वर्क, दोस्तों ये जो आंसर यही क्यों है दोस्तों, आगे की जो क्लासेस है इसमें आपको समझ में आई, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मिलेगा, क्योंकि आंसर सारे के सारे सही है। क्योंकि ये जो सिस्टम वेट को रिड्यूस करता है और कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ कंडेंसर भी स्मॉल होता है, COP भी बढ़ाता है क्योंकि कंडेंसर भी छोटा हो जाता है। तो दोस्तों ये जो करेक्ट आंसर ये थर्ड नंबर इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका पीछे बहुत सारा रीजंस है। तो आने वाले क्लासेस में वो भी हम लोग डिस्कस करके ख़त्म करेंगे इसको। फ़िलहाल यहीं पे जाने देते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जो मैं आपको जस्ट सिंपली बता रहा हूँ, आप बस उसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अगर हम मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे दोस्तों ये जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था, IES 1991 में आया था दोस्तों ये, ठीक है। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप खुद से समझ लीजिएगा। अगर हम सेम कंप्रेशर वर्क देते हैं, कि मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कंप्रेशर वर्क सेम होगा, सेम कंप्रेशर वर्क में इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। सब कूलिंग ऑफ कंडेंसेट इन कंडेंसर। अब ये है हमारा कंडीशन, इसमें क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको 4 आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। इंक्रीज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बी नंबर। डिक्रीज, ये सेम होगा, सी नंबर। सुपर हीट इंक्रीज COP,
बट सब कुल डिक्रीज COP डी नंबर। इंक्रीज COP, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज COP, ओके। IN लिख दिया शॉर्टकट में। दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या बता रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन IES में पूछा गया है क्वेश्चन, IES 2010। दोस्तों ये क्वेश्चन IES में 2010 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, कंप्रेशन वर्क इज सेम, ये देखिए दोस्तों, कंप्रेशन वर्क इज सेम मतलब एक सेम कंप्रेशर वर्क में effect of superheating of vapor in the evaporator and subcooling in the condensator, condensate in condensator। अगर सेम प्रेशर वर्क देंगे, ठीक है, अगर प्रेशर वर्क सेम देंगे, हम प्रेशर वर्क सेम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, और सुपर हीटिंग का जो इफेक्ट है वेपर के ऊपर एवापोरेटर में, और सब कूलिंग कंडेंसेटर में कैसा होगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ये वाला दोस्तों, डी नंबर। सुपर हीटिंग जो है वो डिक्रीज़ होता है सर दोस्तों। क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ जो एवापोरेटर है वो कम्प्लीटली अगर सुपर हीटेड हो जाएगा, वो अगर वेट नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स हमको जो रिज़ल्ट है हमारा, जो रेफ्रिजरेटर में जो रिज़ल्ट है वो हमको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हमें अपना जो रिज़ल्ट है वो भी चाहिए सुपर हीटर में। तो इसीलिए हमको जो है हमारा जो है ना, ये सुपर हीटिंग डिक्रीज COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि सुपर हीटिंग हो रहा है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे जो है ना, ये सब कूलिंग में ये हमको इंक्रीज़ हो रहा है, सब कूलिंग इंक्रीज, ये देखिए IN लिखा था, इंक्रीज इन COP। ये सब कूलिंग में जो है हमें COP इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमें सब कूलिंग की ज़रूरत है कंडेंसर में। सब कूलिंग की ज़रूरत है, हमें कूलिंग की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे पूरा कूल नहीं हो पाता, इसीलिए हम सब कूलिंग वहाँ पे करते हैं। लेकिन हमें एवापोरेटर में कम्प्लीटली सुपर हीट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए ये हमारा जो बन जाएगा, ये हीट डिक्रीज, सुपर हीट डिक्रीज इन COP, बट सब कूल इंक्रीज इन COP, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुछ ये रेफ्रिजरेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड। तो हम कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, हम कहाँ कौन सा फ्रिज में कौन सा यूज़ करते हैं, आइस प्लांट में या कोल्ड स्टोरेज में, या हम सेंट्रल AC में, अलग अलग रेफ्रिजरेंट के नाम अलग अलग, जो भी मतलब हमारा मतलब अलग अलग जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बहुत अलग अलग तरह का रेफ्रिजरेंट होता है, उसके एप्लीकेशंस, उसकी इंट्रोडक्शंस, कंप्रेशर्स, कौन से कंप्रेशर यूज़ करते हैं उसमें, और किस तरह का अच्छा रेफ्रिजरेंट हमें क्या प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट तुरंत मिल जाए, क्योंकि ये अपडेट क्योंकि हमारा अपडेट जो है वो डेली मिलता है। तो कल ये इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उनका मैं आपका जो अपडेट है वो आता जाएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो फ़िलहाल के लिए यहीं पे हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।